नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फॉरेनियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करते हैं हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस से रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम की और इसकी पूरी गाइडेंस, इसका क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पिनेकल ग्रुप की कंपनी फ्रंटियर आईएएस कोचिंग कैसे आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, कौन से उसके प्रोग्राम है, ये सारी जानकारी है। हर एक डाउट एचसीएस से रिलेटेड है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूंगा। ये एचसीएस होता क्या है? हरियाणा सिविल सर्विस जैसे कि सेंटर पे आईएएस होता है, यूपीएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका की काम देश में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसके एग्जाम को कंडक्ट करना होता है। मेरिट वॉचडॉग ऑफ द कंट्री बोला जाता है उसको। ऐसे ही राज्य में हर राज्य का अपना कमीशन होता है। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ए ग्रेड पोस्ट होती है, उसकी रिक्रूटमेंट करने के लिए एचपीएससी होती है। और वो पोस्ट कौन सी होती है वो हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है उसको ही एचसीएस के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि एचसीएस के अंतर्गत कौन कौन सी जब वैकेंसी आती है तो कौन कौन सी जॉब है उसमें शामिल की जाती है आमतौर पे। तो एक तो होते हैं एचसीएस जिसको कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं, जो मेन होता है। सभी जो एस्पिरेंट होते हैं इसके लिए कोशिश करते हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीओ, इस तरह की जो वैकेंसी हो, जॉइंट कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटीज और जो एमडी शुगर मिल वगैरह, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होते हैं वो एचसीएस द्वारा किए जाते हैं। आप इसकी साइट पे जाकर देखें, हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एचसीएस कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। जैसे हुडा का ऑफिसर होते हैं, स्टेट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो एचसीएस होते हैं। जो तहसीलदार है, देखो यहाँ पे तहसीलदार है, वो भी इसमें नाम आता है, वो भी एचसीएस होते हैं। कई केसेस में प्रमोशन से भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सीधा भी जा सकते हैं। डीएसपी जैसे कि यूपीएससी के में आईएएस है, वो प्रेफर सबसे ऊपर रैंक होती है, प्रेफर्ड रैंक होती है। उसके बाद आईपीएस होता है। आईपीएस के एनालोगस राज्य में डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जब ये एचसीएस का एग्जाम होता है उस टाइम में, जो कि एचपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो रिक्रूट करती है। ए क्लास तहसीलदार, ईटीओ जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, यह भी काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट होती है इसके अंतर्गत। अलाइड में आती है बाकी ये सारी। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, जो फूड सप्लाई कंट्रोलर होते हैं। फिर या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफिसर सोसाइटी होते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के असिस्टेंट होते हैं। बीडीओ, बीडीपीओ बहुत ही फेमस पोस्ट होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रैफिक मैनेजर होते हैं। जीएम जैसे रोडवेज का जीएम होता है। आईटीओ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये सारे पोस्ट है वो एचसीएस के जरिए भरी जाती है। आमतौर पे आप बोल सकते हैं कि जो बड़े पोस्ट आपको नजर आते हैं राज्य में, वो सारे के सारे इस एग्जाम के जरिए भरा जाता है जो कि एचपीएससी कंडक्ट करती है। अब आता है कि ये एग्जाम कब कब होता है। हर राज्य में ये प्रॉब्लम है कि ये एग्जाम रेगुलर तौर पे नहीं होता। अब देखिए, 2003 में एग्जाम हुआ ये एचसीएस का, 2004 में एग्जाम हुआ, 2009 में एग्जाम हुआ, 2011 में एग्जाम हुआ, 2014 में एग्जाम हुआ। इस दौरान देखो 5 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो आमतौर पे देख सकते हैं 2 से 5 साल का गैप हो सकता है। अब 2014 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, फॉर्म निकले थे, नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद एग्जाम हुआ, 2016 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। 2017 में इस एग्जाम को अब होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। 2017 के आखिरी के महीनों में, नवंबर दिसंबर के आसपास, तो नवंबर दिसंबर के आसपास है, हो सकता है इसकी जो नोटिफिकेशन आए, वरना डेफिनेटली 2018 में तो आनी ही आनी है। तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी तैयारी है इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आता है कि इसमें इसका कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एक तो वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, और जो नए रूल आए हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारे लोग। जहां तक एज का सवाल है
तो जो दूसरे एग्जाम होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे कि HSSC कंडक्ट करती है, वो सेम रूल है HCS के लिए भी लागू होते हैं। इसका मतलब एज की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो 21 से लेकर 42 ईयर्स, क्योंकि पहले 40 साल था, 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया था पिछली सरकार ने, और इस वो कंटिन्यू चल रहा है बाकी जो गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली इसमें भी होगा वो 21 साल से लेकर 42 साल जनरल कैटेगरी। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट का रूल होता है, रिलैक्सेशन होती है SC कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए, एज पर रूल्स 5 साल की जैसे SC को मिलती है, 3 साल की OBC को मिलती है, वो सेम जो इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एक किस्म से बाउंडिंग फैक्टर नहीं है, और जो बाकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं, पूरा ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की कितने परसेंटेज होती, 35% हो, 40% हो, 90% हो, वो सारे जिनकी ग्रेजुएशन है, 21 से लेकर 42 साल की एज है, या अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन उनकी एज है, वो सारे लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं हरियाणा से बाहर, वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्क ये होता है कि जो हरियाणा से बाहर होते हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट होते हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। इसका मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब मिल जाएगी अगर आप ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं। तो इसकी वैकेंसी कितनी होती है कि ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 2014 की बात करूं तो 55 वैकेंसी थी, उससे पहले लगभग 150-153 के आसपास वैकेंसी थी 2011 में। तो आप मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि 50 से लेकर 200 के बीच में वैकेंसी होने की संभावना होती है, सभी को मिलाकर, HCS प्योर मेन और HCS अलाइड को मिलाकर टोटल वैकेंसी होती है वो 50 से 200 के बीच में होती है। आप 100-150 के आसपास मानकर चल सकते हैं। रीजनेबल ठीक वैकेंसी है, मेहनत करते हैं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। अब देखते हैं इसका सिलेबस, और जो 2008 के रूल थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, नए रूल बनाए गए हैं, और 5 मई 2016 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था नए रूल्स का। 2008 के रूल में क्या चेंजेस किए गए हैं वो रूल मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है वो जानना भी, स्पेशली एक केस में। देखो, ये एग्जाम का पैटर्न है, इन रूल के मुताबिक एग्जाम का पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, और वो थोड़ा सा बदलाव एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रीलिम्स का एग्जाम है वो स्क्रीनिंग के लिए होता है, पहले भी स्क्रीनिंग के लिए होता था, 200 नंबर का एग्जाम होगा। जो MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन आते हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 स्टेजेस में HCS का एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और ये एनालॉगस होता है, मतलब जिस तरह से UPSC IAS IPS वगैरह के लिए एग्जाम लेती है, उसी तरह से ये एग्जाम होता है। मेन एग्जाम है वो 600 मार्क्स का होगा, जो कि एसे राइटिंग टाइप आएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा, लिखने वाला आएगा। उसके कौन कौन से पेपर होते हैं ये तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये MCQ है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ये लिखने वाला है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो 75 मार्क्स का होता है। ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, मतलब मेंस में नंबर काउंट नहीं होते या फाइनल सिलेक्शन में नंबर काउंट नहीं होते इसका एग्जाम प्रीलिम्स का। और जिसको देखते हैं, एलेबोरेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस तो हो गया, प्रीलिम्स के बारे में अभी डिस्कस हो रहा है। 200 नंबर का 2 पेपर होते हैं इसमें। एक पेपर होता है जिसको हम जनरल स्टडी बोलते हैं, जिसका कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, और 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, या एज पर एग्जिस्टिंग एंड नोटिफाइड सिलेबस। इसमें सिलेबस है वो जो पहले था वही चल रहा है, और सिलेबस में क्या है वो भी मोटे तौर पे फटाफट आगे थोड़ा बताऊंगा। पहले एक बार स्कीम देख लेते हैं। ये दूसरा पेपर है, पहले ऑप्शनल होता था। 2014 में जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था वो तो ऑप्शनल था उसमें दूसरा पेपर, लेकिन अभी जिस तरह से बाकी जैसे RAS में भी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, दूसरा पेपर है वो उन्होंने UPSC की तरह CSET का बना दिया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अब एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा चाहिए सरकार को, और जो चेंज आ रहे हैं वो UPSC के तौर पे ज़्यादा जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे UPSC चेंज करती है आमतौर पर राज्य सरकारें भी वैसा ही कर लेती है। तो 100 नंबर का जो टेस्ट होगा इसमें क्या क्या आएगी, इंग्लिश के इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी। ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यहाँ पे मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं
वो हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। मतलब कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन में फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से सिलेक्ट करना है। दूसरा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यह चेक करने के लिए भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से भी चेक होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जैसे बैंक है या एसएससी में उस तरह के जो एग्जाम में रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी। यहाँ पे मैथ की बात हो रही है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग टाइप की बात हो रही है। रीजनिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे कि वर्बल रीजनिंग है, फिर है एनालिटिकल रीजनिंग है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है। डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप उस तरह के हालात में किस तरह के फैसले लेते हो। एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बाद में ये पूछा जाएगा कि इसमें क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है, आपके अनुसार बेस्ट क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि ये बैंकिंग, एसएससी और जो दूसरे एग्जाम होते हैं जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके उस तरह की चीज़ें आती है, उसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है। और जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, मोटे तौर पे उनको फॉलो किया जाएगा। हालांकि उनका जो लेवल है इतना ज़्यादा हो सकता है टफ ना हो, आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आसान है तो मेरिट ज़्यादा चली जाएगी और मुश्किल है तो मेरिट कम चली जाएगी। लेकिन पैटर्न आपको वही देखना है कि आप यूपीएससी का सीसेट का पेपर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। एक चीज़ और चेंज आया है, जो पहले एग्जाम हो रहे थे एचसीएस का, और इसमें पहले क्या होता था कि एचसीएस का पेपर होता था वो सिर्फ प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता था। अब ये पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, दोनों भाषाओं में आएगा। जैसे बाकी एग्जाम के आ रहे हैं, जैसे एचएसएससी के एग्जाम भी हो रहे हैं, आप केंद्र में एचएसएससी देख सकते हैं, यूपीएससी देख सकते हैं, वैसे एग्जाम ही इसमें होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। और ये एक पेपर है 2 घंटे का होगा, जैसे 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर, इस तरह से इसमें होगा ये वाले पेपर। इसका मतलब क्या है कि क्या एचसीएस में जैसे बाकी दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, बैंकिंग अगर मैं बात करूं मैं, तो वहां पे टाइमिंग बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्या यहाँ पे टाइमिंग इतना बड़ा मुद्दा है? इस पेपर में तो बिल्कुल भी टाइमिंग मुद्दा नहीं है। और इस पेपर में जिन स्टूडेंट्स ने कोई एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग टाइप की तैयारी की हुई है, उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन कोई नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा तो इसमें भी 2 घंटे में इतने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते आमतौर पर, तो वहाँ पे भी मुद्दा नहीं है। ईच पेपर शेल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा और ईच रॉन्ग आंसर 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। पहले एचसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी प्रीलिम्स में, अब वो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होगा। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया वो मेंस में जाएंगे और मेंस में 5 पेपर होंगे। टोटल 600 नंबर का मेंस होगा। पेपर 1 है, उसमें इंग्लिश का पेपर होगा, जैसे छोटी क्लासेस में इंग्लिश का पेपर होता था। हम देखेंगे आगे कि इंग्लिश के पेपर में क्या पूछा जाता है। इसमें एक एसे भी आएगा, ऑब्वियसली इसका नाम है इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, पहले होते थे उसी सेम पैटर्न पे होंगे। फिर पेपर आम तो एसएससी, ये एचसीएस का पैटर्न चेंज नहीं होता। हिंदी का पेपर होगा, उसमें हिंदी का एक ऐसे भी होगा इंक्लूडिंग हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखनी है वो। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये भी सब्जेक्टिव टाइप होते हैं दोनों ये लिखने वाले। मेंस में हमेशा सारा चीजें लिखने वाली है। फिर है तीसरा पेपर, जनरल स्टडी का पेपर होगा। 100 मार्क्स का जनरल स्टडी का पेपर होगा, जिसमें जनरल स्टडी का मतलब वो क्या होता है पीछे भी आया था, इसको यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। जनरल स्टडी में क्या क्या इंक्लूड है। यहाँ पे इंक्लूड होता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आती। फिर है इंडियन पॉलिटी, उसके बाद होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है? जनरल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो चीज़ें पूछ जाती है। फिर कुछ एक क्वेश्चन करंट के होते हैं और फिर आता है हरियाणा जी के। कुछ क्वेश्चन हरियाणा जी के होते हैं, वो कितने हो सकते हैं? वो 10 से लेकर 20-22 क्वेश्चन है हरियाणा जी के हो सकते हैं।
अगर हम बात करें आरएएस की एग्जाम, हालांकि आरएएस की एक प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग बनाई जाएगी पूरी डिटेल में, जैसे ये प्रेजेंटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में ऐसा नहीं है, इतने ज़्यादा पूछे नहीं जा सकते। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर किसी बाहर का स्टेट है, जैसे कि राजस्थान है, दिल्ली है या फिर यूपी है, अगर वो भी अप्लाई करता है तो वो भी लगभग लगभग इक्वल चांस हो जाते हैं उसके सिलेक्शन के। ऐसे ही जनरल स्टडी में जैसे मैंने अभी बताया था सिलेबस प्रीलिम्स का, उतना ही ज़्यादा फर्क नहीं होता, मेंस का वैसे ही होता है। लेकिन असल में जो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, अगर आप वो स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या जाता है। सिलेबस में आपको अंदाजा नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसी तरह के क्वेश्चन पेपर है पीछे हमेशा पूछे गए हैं, तो आप वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पूरी एग्जैक्ट जानकारी होगी। फिर है 2 सब्जेक्ट होंगे, वो 2 ऑप्शनल पेपर के होंगे, और ये एक लिस्ट होती है 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसमें से 2 आपको डिसाइड करने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो ऑप्शनल है नहीं, इसलिए मेंस में ही ऑप्शनल डिसाइड करने हैं। और ऑप्शनल मेन में कौन कौन से होते हैं वो मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सोशलियोलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ, कॉमर्स हुआ, मैनेजमेंट हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ। आमतौर पे जो सिलेबस जो स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज लाइफ में देखते हैं उसी तरह के सब्जेक्ट इसमें होते हैं, और ग्रेजुएशन बेस का ही सिलेबस उसमें होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए हैं वही ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं जो कि आपने आज तक कभी पढ़े ही नहीं हो। आम तौर पे बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो ऐसे ही सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि कई सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सोशलॉजी हुआ, वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हुआ या ये ज्योग्राफी हुआ, ये इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होते हैं जीएस के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएस तो पढ़नी पढ़नी है उनको, और वो उसी से मिलते जुलते अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो उनका जो ओवरलैपिंग की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो अगर आप उसका मेंस का पेपर देखें आपको लगेगा ये ज़्यादातर चीज़ें तो मैं वैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसलिए वो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा आमतौर पर लिए जाते हैं। लेकिन आप अपना जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो भी ले सकते हैं, आपकी कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने कितने नंबर के होंगे, 2 पेपर, ये 150 नंबर का एक सब्जेक्ट का। मान लो किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, एक हिस्ट्री ले लिया है और एक ले लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 पेपर होंगे। अब एक हिस्ट्री का होगा 150 नंबर का, एक होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 150 नंबर का, तो 300 नंबर तो ये हुए, और 300 ये ऊपर हो गया, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक है जीएस का, तो 300 और 300 600 नंबर का, इस तरह से ये एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ कन्वेंशनल टाइप, ऐसे टाइप मतलब लिखने वाले पेपर होते हैं। 3 घंटे का हर पेपर होगा, इसका मतलब मेंस में 6 पेपर, 5 ये आपका जो पेपर होंगे जैसे अभी डिस्कस किया हमने, 5 पेपर और 3 घंटे के हिसाब से 15 घंटे आपको एग्जाम में बैठना है मेंस में। कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट द लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। किस भाषा में आप आंसर लिख सकते हैं, वो हिंदी में भी लिख सकते हैं आंसर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो पेपर हिंदी का पेपर है तो ऑब्वियसली हिंदी में ही आंसर होगा, और इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही आंसर होंगे उसके। जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसको तो सेम में लिखना है, बाकी जो पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का, वो आपकी चॉइस है, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख दें। लेकिन अगर आपने हिंदी में लिखा है तो पूरा पेपर हिंदी में होना चाहिए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया दूसरा इंग्लिश में लिख दिया, या आधा हिंदी में लिख दिया आधा इंग्लिश में लिख दिया। नो, आप पहले सिलेक्ट करें कि आपको हिंदी में लिखना है, डिसाइड करें हिंदी लिखना है या इंग्लिश लिखना है। एक सोचने के बाद में, एक मतलब करने के बाद में आपका फैसला हो जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट 75 मार्क्स का ये एग्जाम वाइवा होता है कि इसमें से पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जिसमें आपके जो पर्सनालिटी टेस्ट होगी, जैसे कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, आपके इलाके के में आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी, क्या हरियाणा में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, महिलाओं से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, नेशनल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, आपका दृष्टिकोण वहाँ पे क्या है। तो एक किस्म से आपकी पूरी साइकोलॉजी या आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व है, सामने आ जाता है कि आप कितने पानी में।
लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होती है वो मेंस की होती है, क्योंकि 600 नंबर तो मेंस के होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके नंबर आगे काउंट नहीं होने हैं, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट थी, स्क्रीनिंग थी। लेकिन मेंस के 600 नंबर है और इंटरव्यू के 75 नंबर है। अगर मेंस में आपने बहुत ही अच्छा स्कोर करते हो तो तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना होती है, क्योंकि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। 25-30 का भी अगर मैक्सिमम, इतना फर्क तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इतना हो जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा स्कोर करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना ही कमज़ोर होगा। हालांकि ऐसी संभावना हो सकती है कि जो मेंस में कमज़ोर है वो इंटरव्यू बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि एक ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, वहाँ पे वो राइटिंग और एबिलिटी थी कि कैसे वो लिखता है, दो स्किल्स अलग अलग होती है। फिर आता है प्रिपरेशन, व्हेन टू स्टार्ट, कब आप इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कब से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो उसको भी इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो कोई ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। वो टाइम तो रिवीजन का होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2-3 महीने का टाइम होता है, और सिलेबस वास्ट होता है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो यही एडवाइस की जाती है कि जितना जल्दी हो सके आप इसको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के में हैं किसी भी ईयर में, तो आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब में, उस तरफ में जाना है तो इमीडिएटली स्टार्ट करना ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुकी है आपकी, और कोई जॉब भी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। वेट न करें नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन तो हो सकता है 2017 में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, लेकिन ऑब्वियसली अभी नोटिफिकेशन तो आना ही है, ये श्योर है। अब वो किस महीने में आता है ये आगे पीछे हो सकता है, 1-2 महीने, लेकिन ये होगा जरूर। अब एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, जैसे हमने अभी देखा कि प्रीलिम्स होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, मेंस होगा वो रिटन होगा, और इंटरव्यू उसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि 2014 में जो प्रीलिम्स हुआ, जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन है वो किस पोर्शन से पूछे गए। ये जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि वास्तव में क्या आ रहा है। मैंने मोटे तौर पे तो आइडिया दे दिया कि ये सिलेबस है, लेकिन वास्तव में कितना क्वेश्चन आते हैं, और ये एक इंडिकेट कर रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि यही इतने ही आएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि 2014 में साइंस के पोर्शन काफी आया था, लेकिन 2011 में साइंस का पोर्शन नहीं आया। 2011 में हरियाणा जीके से भी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2014 में नहीं आए। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम से, यूपीएससी हो, एचसीएस हो, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल तो जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीजों की तैयारी करते हैं तो ये उम्मीद होती है कि आना तो इसी से ही है। तो देखिए कि 2014 में क्या आया है। एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, मिडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल हिस्ट्री पोर्शन से 12 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर उससे एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कौन कौन से थे इसको अगर जानना है तो आप हमारी वेबसाइट, फ्रंटियर आईज की वेबसाइट है, उसका नाम है www.baljitdhaka.com, baljitdhaka.com। इस साइट पे जाकर आप ये सारे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका एनालिसिस देख सकते हैं, उनके आंसर, एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें देख सकते हैं। पूरा डिटेल है, आपके दिमाग में पिक्चर छप जाएगी कि क्या आता है। फिर है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए? 11 क्वेश्चन। फिजिकल ज्योग्राफी से कितने आए? 11 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी से कितने आए? 8 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने आए? 1 क्वेश्चन। तो टोटल ज्योग्राफी से काफी ज्यादा रोल आया, और 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं 2014 में। और वो कौन से क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां पे जाकर। फिर है इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6, केमिस्ट्री से 6, और लाइफ साइंस, बायोलॉजी इसको बोलते हैं, 11 क्वेश्चन। तो 11 से 17 से 23 क्वेश्चन है वो साइंस से आए हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं इस बार भी 23 आए, हो सकता है 10 क्वेश्चन आए टोटल। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी जो सब्जेक्ट होता है वो आप बोल सकते हैं ओवरलैपिंग सब्जेक्ट होता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी के साथ में भी और ये ज्योग्राफी के साथ में भी। तो लेकिन यहाँ पे आमतौर पे कंपटीशन के एग्जाम में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को अलग ही रखा जाता है। तो 5 क्वेश्चन है उसके आए हैं। फिर है जो जीके। जीके क्या होता है? व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि
पूछे जाते हैं, किताबों से रिलेटेड पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अवार्ड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और कोई जो इशू होते हैं, चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन आए। फिर है करंट, वो कौन से थे आप देख सकते हैं जाकर साइट पे। करंट जीके से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए हैं। हरियाणा से वो 9 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर 2011 की बात करें तो 21 क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया हरियाणा में। हरियाणा की ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंडिकेट भी हो रहा है कि बहुत सारे जो हरियाणा के अप्लाई करते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है, और कम क्वेश्चन आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है थ्रू आउट इंडिया में, कोई कहीं पे भी हो, बॉम्बे में हो या महाराष्ट्र से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं डलता। फिर है मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो जो कि जो हम लोग किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे उनको, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता है उनका, तो वो 2 क्वेश्चन हुआ है। तो ये एक आप ये बोल सकते हैं काफ़ी डाइवर्स पैटर्न पे एग्जाम आया था। एक चीज़ आपके दिमाग में होगी कि कट ऑफ कितनी जाती है, हालांकि थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आपको कि कैसे इसकी परसेंटेज कितनी हो सकती है, लेकिन अब क्योंकि पैटर्न नया है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग है, ऑप्शनल पहले था, अब ऑप्शनल नहीं है, तो लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे आपको किस रूप में सोचना चाहिए, माइंड में क्या दिमाग में होना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। देखो, जो एचसीएस का एग्जाम होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेट सर्विसेज में आमतौर पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, हालांकि आरएस का एग्जाम होता है उसमें फैक्चुअल नहीं होते ज़्यादा, यूपीएससी में के पैटर्न पे होता है वो, लेकिन हरियाणा है या यूपी है या एमपीएससी है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, वो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। फैक्चुअल का मतलब होता है सीधा डायरेक्ट कि चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय, किसने लेड किया, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा, पूरी स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट दी होगी, उसके बाद आपके ऑप्शन में से देखना होगा कि लॉजिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें, और यहाँ पे क्या होता है फैक्ट पे याद रखने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो जिसने अच्छी याद तरीके से कोई की होगी ज्योग्राफी, ये जीएस, उसकी संभावना इसमें ज़्यादा हो जाती है। 2-4 क्वेश्चन है सैंपल के तौर पे, जो कि सैंपल नहीं, जो 2014 आया था उसमें से मैंने लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज रेज्ड बाय, आमतौर पर बैंकिंग में आते हैं इस तरह के। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एसएससी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं। स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस इन विच प्लान, बिल्कुल एसएससी टाइप का, सीजीएल टाइप का पैटर्न है। तो इसका क्या ये मतलब निकल रहा है कि एसएससी सीजीएल की जिसने तैयारी की उसको तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है? यस, ये राइट है आपकी कि प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म के साथ इसका कमेटी का संबंध है। क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थ्योरी वाज डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इकोनॉमिस्ट, किसने ये थ्योरी दी। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसका जो लेवल होता है वो एसएससी सीजीएल से थोड़ा सा ऊपर, और जो सिविल सर्विसेज होते हैं यूपीएससी वाली उससे नीचे, उसकी रेंज में आप इसको रख सकते हैं। मेंस का एग्जाम होता है हिंदी, और अब देखते हैं मेंस के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने प्रीलिम्स में देख लिया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और बाकी जो सीसेट का पेपर था उसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है, इंग्लिश है, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। तो वो जैसे बैंक एसएससी है उसमें पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे, यूपीएससी का जो सीसेट पैटर्न है वो देख सकते हैं। अब हम मेंस की देखते हैं कि इसमें क्या आता है। हिंदी का पेपर में जो 3 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, तो वो कैसे होते हैं। एक तो हिंदी में अनुवाद आएगा, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा और हिंदी में उसको अनुवाद करना 15 नंबर का होगा। इसका मतलब जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती हो, वो उनको फायदा हो जाता है लैंग्वेज पे कमांड हो। तो इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बगैर किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है या आते हैं, सेम पैटर्न पे आता है क्वेश्चन। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित, और अपने क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था हेतु निगम आयुक्त को एक पत्र लिखिए। तो जैसे एसएससी सीजीएल में टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव आता है और लगभग उसी पैटर्न पे ये आया हुआ है। फिर है एक तिहाई में, जिसको बोलते हैं प्रेसी राइटिंग, एक तिहाई में सारांश लिखना, 10 नंबर का वो आया है। तो 10 नंबर का पत्र, 10 नंबर का सारांश और 15 नंबर का ये हिंदी में अनुवाद। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, 5 नंबर का आता है जिसमें कि हिंदी में व्याख्या करनी है। जैसे छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा उसी तरह के वो श्लोक दिए होते हैं,
काव्यांश दिए होते हैं उनको हिंदी में, सरल हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर जाति ने पूछो साधु की, पूछ लिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, सौपन रूप संसार है, भूकन देख जक मारी। या फिर आपको नीचे वाले को सरल शब्दों में लिखना है। फिर एक अगला पार्ट है इसका 5 नंबर का, ये है कि इसमें आपको जैसे दिया हुआ है इसको भी उसी भाषा में लिखना है कि सरल हिंदी में इसकी व्याख्या करनी है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ को सरल हिंदी में लिखना है। तो इसकी कोई स्पेशल ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। और जिन्होंने छोटी क्लासेस में अच्छा स्कोर किया होगा डेफिनेटली उनकी राइटिंग स्किल्स बेटर होगी इसमें। निम्नलिखित शब्दों के फिर आता है 5 नंबर का, विपरीतार्थक शब्द लिखने होते हैं, विलोम शब्द लिखने होते हैं। तो ये देखो, अतिवृष्टि, अनिवार्य, आर्द्र, कनिष्ठ, इसके विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। 10 दिए हुए हैं, इसका मतलब एक है वो आधा नंबर का होगा। वैमनस्य, घात, गमन, चंचल, सविकीय, बर्बर, इनके विपरीतार्थक शब्द थे। और फिर क्या है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 5 नंबर के होंगे, वो शुद्ध लिख करके लिखने हैं। अशुद्ध दिया हुआ है उसको शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे सामाजिक है तो सामाजिक होता है, वैसे वाल्मीकि है, उज्जवल है, इसको आपको ठीक करके लिखना है कि क्या इसकी शुद्ध होगी। फिर आगे क्वेश्चन आता है एक है कि निम्नलिखित कहावतों मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। ये अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। छोटी क्लास में आपने किया होगा। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या है और आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना है। लोहे के चने चबाना। निम्नलिखित युग्मों में दिए हुए शब्दों का अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो। ये दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, जैसे अन्न और अन्य, ग्रह ग्रह और ग्रह, नियत या नियत। तो दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा थोड़ा फर्क होता, थोड़ा देखने में लग नहीं रहा लेकिन वास्तव में फर्क काफी ज्यादा होता है। तो वो चीज आपको बतानी है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जिसका कोई आधार ना हो, जो बिना वेतन के लिए कार्य करे। ये भी 2.5 नंबर के आए हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप हिंदी में इसको, इंग्लिश में। फिर है संधि विच्छेद कीजिए। 5 क्वेश्चन इसके आए हैं 2.5 नंबर का। और फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में लिखिए। निबंध लिखना है आपको, 30 नंबर का निबंध है। और आपको एक विषय में लिखना है, 5 विषय दिए हुए, जैसे राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति, सूचना प्रौद्योगिकी और युवा पीढ़ी, पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती, हिंदी सिनेमा दशा और दिशा, शिक्षा और समाज। ये 5 टॉपिक है, इसमें से एक पे लिखना है आपको 30 नंबर का। यहाँ पे राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, वरना दिमाग में बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी लिखना क्या है पता नहीं चलेगा। तो ये था हिंदी का पेपर। ऐसा था, मुझे लगता है काफ़ी आसान लगा होगा तो डेफिनेटली मेरिट इसमें ज़्यादा जाएगी। अब देख लेते हैं इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या होता है मेंस का। इसमें भी 100 नंबर का पेपर होता है। एक होता है जिसकी प्रेसी राइटिंग करनी है, 1/3 में सारांश लिखना है और टाइटल देना है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। फिर है दूसरा कि एक पैराग्राफ दिया होता है कॉम्प्रीहेंशन, और उसके फिर नीचे आपको आंसर लिखने होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस वाला कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, इसमें आंसर लिखने वाले, जैसे आपने छोटी क्लासेस में लिखा है 20 नंबर का वो होता है। उसके बाद फिर 300 शब्दों में एक एस्से लिखना होता है, 30 नंबर का वो होता है। और एस्से क्या, एक टॉपिक भी लिखना है, 4 टॉपिक दिए हुए, जैसे फिल्म सेंसरशिप इन इंडिया, पोल्यूशन मीनेज, मॉर्निंग शोज द डे, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो ये 4 टॉपिक पे एक पे लिखना है। राइटिंग स्किल्स अगेन, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर है सब्स्टिट्यूट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बाय, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसे वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो एसएससी पैटर्न पे ये रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आपको चेंज करना है। फिर इसमें बताना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन टैग, एड ए सूटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है, आप बोल सकते हैं टिपिकल ग्रामर है ये। मेक सेंटेंसेस विद इडियम एंड फ्रेजेस गिवन बिलो सो एज टू ब्रिंग आउट द मीनिंग। इडियम एंड फ्रेजेस उसके बारे में दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का। फिर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन का 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 नंबर के। ये पैटर्न था। और ये एक है फिलिंग्स द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन फिलिंग्स द ब्लैंक्स के। ये पैटर्न है जो कि इंग्लिश का होता है। तो इसमें
ग्रामर और आपको ऐसे राइटिंग है मेनली, वो सारी चीजें देखनी है। फिर आएगा एग्जाम, वो है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का। 100 क्वेश्चन होते हैं इसके, 100 नंबर का एग्जाम होता है। क्योंकि इसके क्वेश्चन कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, एक तो क्या है कि इसके सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में सभी आपके आंसर होने चाहिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आंसर होने चाहिए। अब देखिए, जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो ये वाला है, पहला वाला। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पावर फॉर ऑल 20/7 इन इंडिया, विच इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेथड। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, उनके कौन कौन से मेथड होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है, रीजन बताने कि आप ऐसा क्यों समझते हैं, न्यूक्लियर पावर समझते हैं तो क्यों समझते हैं। डिस्कस द एसेंशियल स्टेप रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल। डिजिटल इंडिया को कैसे बनाया जा सकता है। आप बोल सकते हैं करंट का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, और डेफिनेटली थ्योरेटिकल होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइटिंग स्किल्स, टेक्निक और इनोवेशन आपकी होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग की। राइट ब्रीफली ऑन एनी ऑफ द 4 फॉलोइंग, 40 शब्दों में लिखना है 4 पे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पे आपको 40 शब्दों में लिखना है। डिजी लॉकर क्या, डिजिटल डिपॉजिटरी, स्मार्ट सिटीज, कोल्ड ड्रॉप, बुलेट ट्रेन, इनमें से 4 पे आपको लिखना है। मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। तो ये तो था, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, कंपलसरी पेपर। उसके बाद है आपको डिस्कस अबाउट न्यू पेंशन स्कीम, ड्राइंग कंपैरिजन विद ओल्ड पेंशन स्कीम, 200 शब्दों में 7 नंबर का है। राइट ब्रीफली ऑन एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग, 40 वर्ड्स में दिया हुआ है। 40 वर्ड्स में लिखना है 5 टॉपिक पे, 4 टॉपिक पे एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, 4 नंबर का ये होगा। जैसे कि कॉल ऑप्शन है, शेयर एंड स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड, गोल्ड मोनेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों, लेकिन अप्लाइड इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं इसको। ज़्यादातर आप करंट का याद रखते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आमतौर पर करंट बेहतरपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर एक क्वेश्चन है जो अगला दिया हुआ है, सी पोर्शन दूसरे क्वेश्चन का, राइट ए पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा गिवन इन फॉलोइंग टेबल। और ये जो मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए इसको इंक्लूड किया है पेपर को ये, क्योंकि ये हर बार आते हैं इस तरह क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट में चेंज मिलेगा, वरना पैटर्न सेम होता है। इसलिए अगर आप इस पैटर्न में कंफर्टेबल है तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये। 150 नंबर का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और आपको ये डाटा को इंटरप्रिटेशन करके दिखाना है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन बतानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे ज़्यादा आ सकती है। फिर इनका हिंदी में दिया हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फिर 3rd क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रीजन फॉर अर्थक्वेक एंड सजेस्ट रीजंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग। अर्थक्वेक कैसे आता है और इसके लिए क्या बचाव करना चाहिए, 200 शब्दों में लिखना है। और एक क्वेश्चन है कि 40 शब्दों में लिखना है आपको, 4 जो दिए हुए हैं, जैसे अकाउस्टिक है, ग्रीन बिल्डिंग है, वेस्टलैंड और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड पोर्शन है, ये आपको करना है। तो जो जीएस में भी क्या होता है, ज्योग्राफी है, करंट है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो सारी इंक्लूड होती है जीएस में, जैसे कि प्रीलिम्स में होती है। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन रहे थे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, राइट अबाउट द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लाइव स्टॉक। ज्योग्राफी का अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन, 120 शब्दों में लिखना है। फिर आगे, व्हाट इज पोलियो, इन्यूमरेट एट लीस्ट 4 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पोलियो, हाउ टू इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ ए क्रॉप। तो करंट बेस्ड लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। फिर है 5वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, के उसका आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था, 200 शब्दों में लिखना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको लिखना है कि राइट अबाउट द, ये क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन था, राइट अबाउट द मेरिट ऑफ कीपिंग एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जिसमें कि राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकते हैं, एजुकेशन को रखा गया है, उसका फायदा क्या है। राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग 40 वर्ड्स प्रोटेक्शन, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन था, लेकिन आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, माइंड आपका देखना चाहिए कि किस दिशा में चल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, लेकिन एक्ट वाले क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन थे
हिस्ट्री और पॉलिटिक्स रिलेटेड। फिर है डिस्कस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पॉलिसी फॉर K-12 एजुकेशन इन द कंट्री, हाईलाइट चैलेंजेस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एजुकेशन पे आधारित है क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं टिपिकल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट का आप इलाज से इसको देख सकते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट ब्रीफली ऑन एनी ऑफ द थ्री, ऑन 3 पे निम्नलिखित में से लिखना आपको कि जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो, या कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन सिस्टम हो, नो डिटेंशन पॉलिसी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन यूनिवर्सिटी बिल। एजुकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, आमतौर पर बहुत सारे पूछे जाते हैं एचएस के एग्जाम में। तो एजुकेशन अच्छी कैसे की जाए, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से बिल है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है या रिपोर्ट है, वो हमेशा पढ़ लेना चाहिए, उस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखा आपने। वाई ये आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक इज कॉल्ड मैड बादशाह, पागल आदमी, उसको पागल बादशाह क्यों बोला गया, आपको जवाब देने दो। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिडेवल से रिलेटेड बोल सकते हैं। राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग, जैसे प्री में मिडेवल नहीं आई थी तो इसमें आई है। आपको प्रीलिम्स, मेंस और एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हमेशा करनी चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट एंशिएंट और मिडेवल को छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। ये अलग बात है, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग 30 वर्ड्स इज कुंभ मेला, रथ यात्रा ऑफ पुरी। फिर है कावड़िया, कावड़िया जो लाते हैं, आमतौर पे क्या होता है इस तरह के जो न्यूज में चलती है चीजें, रामलीला, प्रोसेशन ऑफ मुहर्रम, आप बोल सकते हैं रिलीजन या जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर ये क्वेश्चन बन रहा है। राइट द यूजेज ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, जो करंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन बन रहा है कि 2 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, आपने अगर ये नाम सुने हो तो इस पर लिखना है कि इसके क्या है ये सॉफ्टवेयर, जैसे परमवीरा है या कुर्जवेल। आमतौर पर एजुकेशन से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड इस तरह के जो इंपॉर्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर है, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। राइट द मेन थीम ऑफ एनी ऑफ द 4 बुक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, बुक्स किताबों के बारे में जानकारी है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो किताब है वो किस पे आधारित है, कंदाम्बरी, अर्थशास्त्र, आपका बंटी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। देखो आमतौर पे क्या होता है, ये रिकमेंड की जाती है इस तरह की किताबें कि आप ये पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा, सक्सेसफुल कैसे बनना है, तो उसी को तरह की किताब को उठा दिया। लेकिन यह है कि 4 पे लिखना है, तो मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहा होगा 4 पे तो लिख ही देगा। तो ये था जीएस का पेपर। जीएस का पेपर इस तरह से आता है। फिर है, मैं एक ऑप्शनल पेपर बताता हूं आपको, और ये बताने के लिए कि उसका पैटर्न कैसे होता है। हमने जीएस का पैटर्न देख लिया, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है उसमें और किस तरह के पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक ऑप्शनल पेपर है वो बताता हूं कि उसके कितने क्वेश्चन आते हैं और किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी बाकी ऑप्शनल पेपर होते हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आप उसके साथ टैली कर सकते हैं, क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन करने सिर्फ आपको, और सभी क्वेश्चन की इक्वल मार्क्स होंगी। पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, बाकी में से आपको पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। तो ये इसकी कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, लेकिन इसमें भी उसने सिलेक्ट तो उसने चॉइस बहुत दे दी है कि 4 पे ही लिखना है आपको निम्नलिखित में। तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 6 में 4 पे लिखना है। और क्या है, जैसे आपको भी पता चलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटी से, करंट से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी इसमें। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, टिपिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फेमस थ्योरी होती है। अगर आप 10-15 फेमस थ्योरी कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि 15-20 दिन में की जा सकती है, तो मेंस का पेपर है, आप उसकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे, लेकिन लिखने वाला आर्ट है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान पेपर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन लिखने के आर्ट क्या आपकी उस पर डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन आया हार्वर्ड साइमन पे, उसका आइडिया ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसके बारे में बताइए क्या है। पब्लिक पॉलिसी इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, और व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द डिक्टम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मोदी की पंचलाइन है किस्म से कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन, ये एक उक्ति है, ये एक वो डायलॉग है, उसके ऊपर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। Have the constitutional provision conferring special protection on SC, ST, women, children and older pension ensured social justice in India। तो आपको SC, ST से रिलेटेड
जो भी प्रोविजन है संविधान में उसके ऊपर लिखना। पॉलिटी से रिलेटेड होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, उस पर भी ये क्वेश्चन है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज empowered सिटीजन एंड हैज इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके बारे में आपको बताना है कि उससे क्या फायदा हुआ। 4 क्वेश्चन के आंसर देने थे। अगर आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं भी आती है तो भी आप काफ़ी इसमें निभा सकते थे। फिर है पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट 2 से 2 क्वेश्चन है वो वाले। तो टोटल 5 ही क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल पेपर में, 2 होते हैं पेपर, 5 एक पेपर के, 5 दूसरे पेपर के। ये जो पहला क्वेश्चन था वो देखो 30 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या लिखना है आपको, या तो इनमें से दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन और चौथे में से आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि एग्जामिन FW Rick's conceptualization of interaction between administrative system and environment and how his approach and model help in describing and diagnosing administrative situation। आपको इस मॉडल से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर कर सकते हैं उसके बारे में लिखना था। मेजर प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया फेस इज एब्समल रिकॉर्ड ऑफ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमीशन। कि बताइए जो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो क्यों है। ज़्यादा बहुत सारी रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा। What are the important principle and process involved in the formulation of budget and analyze the economic and social implication of the budget। बजट कैसे बनता है और उसका क्या सोशल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में बताइए। तो आपकी थ्योरी पे भी इतनी कमांड नहीं थी तो भी ये 2 क्वेश्चन है वो आप पॉलिटी पे होने के बावजूद भी दे सकते थे आंसर। तो कितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और आप दूसरे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, लेकिन लिखने की आर्ट होती है वही मेन भूमिका निभाएगी आपको कि लिखा कैसे है, प्रेजेंट कैसे किया गया है नॉलेज को। पार्ट 2 में दिया हुआ है, इसमें से भी आपको 3 दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट एट द म्युनिसिपल लोकल लेवल इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड गिव योर सजेशन ऑन द सेम। आपको बताना है कि जो संविधान में संशोधन हुआ था 73rd और 74th लोकल गवर्नमेंट के लिए, उसके क्या चैलेंज है, ठीक कैसे करना है उसको। फिर इसका मतलब ये भी मुश्किल नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सिंपल आंसर आप सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। और नीति आयोग के क्वेश्चन है कि आप बताओ कि इल्यूसिडेट हाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, यूनियन टेरिटरी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसकी तुलना में इसका क्या एडवांटेज या बेटर क्यों है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बहुत करंट बेस्ड क्वेश्चन है और पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। एग्जामिन द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन लिeu ऑफ द स्वीपिंग चेंज इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफरिंग टू सम रिसेंट इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन। हाल ही में सरकार ने, बहुत सारे केंद्र सरकार ने भी लिया, हरियाणा सरकार ने भी लिया, इनिशिएटिव लिए हैं कि हम लोग बेटर डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। वो कौन कौन से इंटरफेस है जिसमें कि रिसेंट में इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थिंकर अगर नहीं भी पता है तो भी आप आंसर दे देंगे। तो ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पेपर था, और आमतौर पर बहुत आसान ही आते हैं। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी है 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 2, 2 और 1 मतलब इस रेंज में आपको करने हैं, और ऑप्शन की चॉइस भी होती है। और ये हमेशा ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इसका पैटर्न चेंज हुआ है, सिर्फ प्रीलिम्स में CSET ही इंक्लूड किया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पे, और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है प्रीलिम्स में। ऑप्शनल सब्जेक्ट है हाउ टू चूज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की थी, आपको ये सब्जेक्ट आसान लगा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। इसके अलावा देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी अच्छा सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्ट में 2 आप ले सकते हैं, बहुत सारे प्रीलिम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसके अलावा भी जिसका अगर कोई और भी सब्जेक्ट लेना चाहें अपने स्ट्रीम से रिलेटेड, वो भी ले सकता है। तो उस पर चॉइस 2 मेन चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए। एक है कि आपका इंटरेस्ट और आप किस में है, कंफर्ट लेवल किस में है, किसमें आप बेटर लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, उसका सिलेबस क्या मैनेजेबल है और ओवरलैपिंग है। तो ये इंटीग्रेटेड सिलेबस होता है पब्लिक एड और सोशोलॉजी टाइप के सब्जेक्ट का, हिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट का, और इसमें लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल आमतौर पे होता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको चूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ कई बार HCS जैसे एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, यहाँ तक UPSC में भी आती है कि कई बार सोशोलॉजी के रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि जो चेकिंग के लिए जिन टीचर के पास जाता है वो थोड़ा हार्ड चेकिंग हो जाती है। लिटरेचर का बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है कई बार, क्योंकि लूज मार्किंग हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, आप इसके आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकते। फैसला आपको सिर्फ उस आधार पर लेना पड़ेगा
कि आप इंटरेस्ट और इंटीग्रिटी उसकी कितनी है, किसी इंटीग्रेशन कितना है मेंस के साथ में, और कंफर्टेबल आप राइटिंग में कितना है। नॉलेज हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा, लेकिन राइट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसमें। कट ऑफ आइडिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि प्रीलिम्स में क्या एक, देखो 60% से ज़्यादा आपको जीएस में रखना चाहिए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपको 80% से रिलेटेड सी सेट में आपको स्कोर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि 90 प्लस स्कोर करेंगे, 100 में से 90 स्कोर करेंगे, 90 से भी ज़्यादा कर सकते हैं बहुत सारे, और इसमें 60 के आसपास। तो आप मानकर चलिए कि 40 से लेकर 150 है, ये इस रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए प्रीलिम्स में। कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी बढ़ गया, सी सेट की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर बात करूँ मेंस में कितना, किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर होना चाहिए, देखो जीएस में आपकी 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है, ये 70 प्लस आपका स्कोर कर सकते हैं इसमें। हिंदी में और इंग्लिश में ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, आप इसमें 80 के रेंज में ला सकते हैं, डिपेंड करता है, कईयों में 60 आते हैं, कईयों में 80 आते हैं, 70 आते हैं, डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज है आप किस रेंज में जाएंगे उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 120 इस रेंज में आप टारगेट रखें। तो अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा गड़बड़ भी हो जाती है तो आप जॉब की दौड़ में जरूर रहेंगे, जॉब की दौड़ में जरूर रहेंगे। 450 के आसपास, 400 450 के आसपास रेंज में आप देखिए, डिपेंड करेगा एग्जाम का लेवल कितना है और किस तरह के स्टूडेंट है वो मेंस में गए हैं, लेकिन 600 में से इस रेंज में आपका स्कोर जरूर हो जाना चाहिए। अब आता है इंटरव्यू से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे हरियाणा में जो एग्जाम देते हैं उनके दिमाग में, और आमतौर पे ये चर्चा होती है, ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जो आमतौर पर फेल रहते हैं, नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं, फेल आते हैं, और वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं, क्यों नहीं हुआ तेरा, नकल लगी प्रीलिम्स में इसलिए मेरा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे नकल मार कर पास हो गए, मेन में क्यों नहीं हुआ, मेरे अपना कभी भी कमजोरी नहीं बताएंगे। कमजोरी किसकी बताएंगे कि पेपर में कुछ गड़बड़ था, ये नहीं बताएंगे कि मेरी तैयारी उनसे कम थी। तो जैसे कि इस ये फाइनल सिलेक्शन हुआ पिछली बार का, तो उसमें हेडलाइंस में क्या क्या थे, जो सबसे गरीब थे वो हेडलाइंस में थे, डॉटर ऑफ ए कलरक रोहतक गर्ल्स टॉप एचसीएस एग्जाम। आप देख सकते हैं कि बहुत लोअर बैकग्राउंड से ड्राइवर की लड़की है या कलर के बैकग्राउंड से लड़की है, वो टॉप करती है हरियाणा एचसीएस का एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लोगों पे आप ध्यान दें, आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपका ये अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है और नौकरी आपकी पक्की लग सकती है। तो ये एक मैसेज है इस लाइन के माध्यम से आपको। फिर है कोचिंग फ्रंटियर आईएएस। अब है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो देखो, वैसे तो बहुत सारी किताबें अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो समुद्र है, जितना इसमें जाएंगे तो इसमें डूबते जाएंगे। दूसरा है कि कोचिंग से आपको फायदा क्या होगा कि आप एक कंसाइज टू द पॉइंट, जिसको रेलिवेंट है, सिस्टमेटिक डे वाइज शेड्यूल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रंटियर आईएएस है आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लाया है जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाएँ और आपकी जो नौकरी है उस दिशा में जाएं। फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग होगी, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन होगी। इसका मतलब क्या है कि जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं हम लोग वो फिर अपलोड करते हैं और वो शेयर करते हैं, पीडीएफ होता है उसका, जिसकी वजह से क्या है कि आप फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें बार बार रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो आप समझ सकते हैं। और फिर जो टेस्ट होता है, टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जैसे कोई चैप्टर है उसका टेस्ट हो गया, तो आपने चैप्टर कितना किया आपको याद है नहीं है, उससे आपको पूरी जानकारी हो जाती है कि अब कितनी कमी है। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डे वाइज शेड्यूल है और 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इससे आपको पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है घर बैठे आप बहुत आसानी के साथ में कर पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्रीलिम्स का आप करना चाहते हैं सिर्फ, तो सिर्फ 12,000 रुपये फीस है प्रीलिम्स में। और कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में दोनों पेपर कवर किए जाते हैं, जीएस और सी सेट, और इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स और टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके। और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी, मेरा ये सजेशन है कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफायर करने का कोई तुक नहीं। ज़्यादातर राइटिंग में गड़बड़ करते हैं कि राइटिंग नहीं आ रही, और वो प्रैक्टिस स्टार्टिंग से हो जाए, आपका दृष्टिकोण स्टार्टिंग से हो जाए, स्टार्टिंग से आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी ऑप्शनल के सब्जेक्ट करवाएंगे, और उस सब्जेक्ट और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। तो अगर वो वाला कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो उसकी फीस है 25,000 रुपये। काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल फीस है, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। दूसरी बात, आप घर बैठ कर है बहुत, जब आपको टाइम मिलता है आप तब कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन में। आपको रात को 11 बजे मिलता है कि मैं वीडियो देख लेता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पीडीएफ पढ़ना चाहता हूँ, तो आप कभी भी कर सकते हैं। पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अब ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। टेक्नोलॉजी में मत पीछे रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए तो आपकी प्रिपरेशन में भी पीछे हो जाएंगे। इंटीग्रेट एचसीएस और आईएएस का आपको करना है। आपकी उम्र कम है और आप एचसीएस और आईएएस दोनों क्लब करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन है, उसकी फीस है 35,000। तो 3 मॉडल है, 3 मॉड्यूल में से आप कोई भी एक है जो आपको ठीक लगे, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे ही। ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम 1 सितंबर, इसमें हम लोग क्या है कि राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। आप राइटिंग करेंगे, आपको टेक्निक बताई जाएगी, कैसे आपको भेजना होता है, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे आपको मार्किंग करते हैं, कैसे आपको सलाह देते हैं कि कैसे इंक्रीज करना है स्कोर, इंप्रूव करना है स्कोरिंग में, वो सारी चीज़ें जानकारी दी जाती है। अब है कि कब स्टार्ट हो रहा है कोर्स, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 12,000 का मॉड्यूल प्रीलिम्स पे, ये फिर प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन एचसीएस 25,000। मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई एचसीएस की तैयारी कर रहा है तो कंप्लीट तैयारी करें। सिर्फ टुकड़ों में तैयारी करने का कोई तुक नहीं बनता, और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है उससे, और टेंशन ज़्यादा होती है। और आईएएस या एचसीएस, जिसकी कम उम्र है वो दोनों के ऊपर ध्यान दे सकता है 35, क्योंकि एचसीएस की उम्र होती है वो 45 तक 47 तक भी हो सकती है अगर आपकी रिजर्वेशन है, 42 जनरल कैटेगरी के लिए। और जबकि आईएएस में क्या होता है 37 है, वो हाईएस्ट लेवल की होती है, फिर 32 है और 35 है, मतलब हाईएस्ट का मतलब एससी कैटेगरी के लिए। तो 32 है बेसिकली वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आईएएस में। और आईएएस के लिए अलग से वीडियो होगा तो आप वो देखेंगे, जिसमें उसकी गाइडेंस दी जाएगी। 35,000 इसकी टोटल फीस है, काफ़ी नॉमिनल फीस। अगर आप इसकी पूरी चीज़ों को देखें, कितने सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं कवर, और इसकी जो वैलिडिटी है जब तक कि एग्ज़ाम होता है एचएस का, इसकी तब होगी। इसका मतलब 2017 में होता है तो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू 2018 तक चलेगा, और 2018 में होता है तो 2019 तक चलेगा। तो पूरी प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। तो वैलिडिटी तब तक होगी इस प्रोग्राम की जब तक कि आपका एग्ज़ाम न हो जाए। उसके बाद वीडियो पीडीएफ वगैरह तो आपके पास हमेशा ही रहेंगे, तो आप वो कंटिन्यू रख ही सकते हैं। ऐसे ही आईएएस से रिलेटेड है और एचएस से रिलेटेड, इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 2 साल होगी। मतलब कि क्योंकि आईएएस तो हर साल होता है, तो 2 साल की होगी। 2 साल का मतलब कि 2018 का आईएएस कंप्लीट है, इसकी प्रिपरेशन पे हम आपको करवाएंगे। फिर है इसको ज्वाइन कैसे करना है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे baljeedhaka.com, उस वेबसाइट पे जाने के बाद में इस पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपको तीनों प्रोग्राम मिलेंगे। जो आपको ज्वाइन करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने मान लो इस पर क्लिक किया, इस पर मैं पहले वाले पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऐसा हमारा पेमेंट वेंडर instamojo.com वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको ऐसी डिटेल पूछी जाएगी, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे आपके पास रसीद आएगी, जिस वो इस बात का इंडिकेट करेगी कि आपका इनरोलमेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग 30 तारीख को आपको वो डे वाइज शेड्यूल है वो आपको भेज देंगे। तो बेटर ये है कि इससे पहले आप अपने आप को इनरोल कीजिए, और फिर ताकि आप अपनी प्रिपरेशन सुचारू रूप से चल सकें और एग्ज़ाम की तरफ आपका ध्यान हो, और इधर उधर आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। वरना आप दुनिया भर की जगह गाइडलाइंस लेते हैं, दुनिया भर की जगह पे आप किताबें पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट है और स्किल्स इंप्रूवमेंट करना, ये सारी कम्बिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप में उसकी कॉस्ट होती है अगर आप नहीं करते हैं टाइम से। तो और आपने सुना होगा मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ एचएस की, मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ एचएस की, इतने अटेम्प्ट दे दिए। वो सबसे बड़ा रीज़न उसके पीछे यही होता है कि वो सिस्टमेटिक नहीं होता। जो चीज़ें उसको 2 महीने में करनी चाहिए वो 2 साल में कर रहा है। तो ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर, आप जितना जल्दी उसके इसको इनरोल कीजिए और अपने करियर को बेटर बनाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका
आने वाला जो एचसीएस का एग्ज़ाम है वो हम इसमें आप सफलता हासिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।